Ladies and gentlemen, please join your hands together and let's thank Northeastern Drum Ensemble for this beautiful drum performance. Thank you. Now may I request Dr. Gargi Khoikia Mohanto, Working President, Team Lokmanthan, to felicitate our guest of honor, Maharaja Laisamba Sanojoba from Manipur, Honorable Member of Rajya Sabha. Now may I request Mr. Suranjan Datta, Assistant Secretary, Team Lokmanthan, to felicitate our distinguished guest, Sri Tirthankar Das Kalita, RSS Assam Kshetra Bodhik Pramukh. And on that note, may I request our distinguished guest, Sri Tirthankar Das Kalita, RSS Assam Kshetra Bodhik Pramukh, to say a few words. Sir. मंच पर विराजमान मणिपुर के श्रद्धेय महाराजा लाइसेम्बा सांजाओबा जी, मेरे सामने उपस्थित विद्वत्जन, निमंत्रित अतिथिवृंद, बहनों भाइयों, सांबादिक बंधुओं, आज एक विशेष उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बात मैं पहले बता के रखता हूँ, अपने असम के ये एक विख्यात साहित्यिक जापान गए थे, अंग्रेजी में भाषण दिया। भाषण के बाद कॉलेज का कार्यक्रम था, तो बच्चों ने पूछा, आज आप कौन सी भाषा में बोल रहे थे? बोला अंग्रेजी में। क्या तुमको समझ में नहीं आया? कहा नहीं आया। कहा अंग्रेजी समझ में नहीं आते? बोले नहीं आता है। बच्चा बोलता है, आप अगर आपके भाषा में बोलते, हमको एक नया भाषा सुनने का अवसर मिलता। इसलिए कार्यक्रम असम में है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो इसलिए हमारी बात जो कुछ दूसरे शब्दों में बोलने जा रहा हूं बाहर जाए, तो इसलिए टूटी फूटी हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करूंगा। कुछ बातें हैं जो हमारे हैं, वो मैं असमिया में ही बोलने वाला हूं। तो ये जो कार्यक्रम है लोक मंथन, हमारे लिए सौभाग्य की बात इसलिए है, ये कार्यक्रम गुवाहाटी में हो रहा है और इस साल का विषय जो है लोक परंपरा है। ये और हर्ष की विषय है, खास करके पूर्वांचल के लिए। ये लोक कला, लोक परंपरा, लोक कथा, इसके लिए समग्र पूर्वांचल धनी है। हर गांव में जाएंगे, अलग अलग किस्से मिलेंगे आपको, अलग अलग प्रकार के लोक कथे, अलग अलग प्रकार के जो फोक सॉन्ग, फोक डांस कहते हैं, वो मिल जाएंगे। जब बिहू मनाते हैं हम सबको, तब पता लगता है इतने विविध प्रकार के लोक कृष्टि संस्कृति हमारे असम में है। ये लोक मंथन जो है, जिस लोक परंपरा को, लोक कला को, लोक कृष्टि को आज आधुनिकता के नाम पर, प्रगतिशीलता के नाम पर हमने इसको आउटडेटेड मानते हैं, पश्चातगामी मानते हैं। थोड़ा अगर हम विचार करते हैं इसके गहराई में जाकर, तो हमको लगेगा
भारत की जो संस्कृति को जो पुष्ट करने वाला विषय है, ये लोक कला का परंपरा ही है, जिसके द्वारा संपूर्ण भारत का एकता पुष्ट होता है। हमारे जो राष्ट्रीय एकता, हमारे जो संस्कृति, ये लोक कला, जिस कला को परंपरागत रूप से आज भी विद्यमान है, वो ही पुष्ट किया है। जब हम कहते हैं लोक परंपरा कब से शुरू हुआ, कहना कठिन है, कोई पंडित शायद एकमत नहीं है। तो हमें लगता है सभ्यता के शुरुआत से ही इस लोक कला, लोक परंपरा, लोक कला को बचाए रखने के लिए जो परंपरा, वो शुरू हुआ है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ, तब हम देखते हैं वहाँ गुफा चित्र हैं, वहाँ भित्ति चित्र है, मृৎशिल्प है, वो लोक कला के ही प्रमाण है। अर्थात और खास करके भारत की जो लोक कला, इसका परंपरा गांव से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब हम भारत की लोक कला, लोक परंपरा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं इसको बचाए रखने वाले, सुरक्षित करने वाले कुछ विशेष अंचल के कुछ विशेष लोग होता है, और कुछ विशेष कार्यक्रम के समय उसको गाया जाता है, उस नृत्य किया जाता है, पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। हम असम में अगर अलग अलग जगह पर जाएंगे, हमारे बामुंडी में जाएंगे, फिर सरथेबारी में जाएंगे, धींग में जाएंगे, एक परंपरा मिलेगी। कोई भी जाएगा वो खाना खा के ही आना पड़ता है। गांव गांव के सब लोगों को बुलाते हैं एक बार के भोजन के लिए, बाहर दिखता नहीं है। तो जिस लोक कला को हमने आज आउटडेटेड कहा है, ये एक्चुअली आज की जो हम जिसको संस्कृति मानते हैं, हम आधुनिक काल के प्रौद्योगिकी युग में अपने को फॉरवर्ड मानते हैं, प्रोग्रेसिव मानते हैं। जो विचार आज चल रहे, वही इसी का आधार लोक कला में, लोक परंपरा में वो लोग सुरक्षित रखे हुए से आज की ये स्थिति पाई है हमने। इसलिए मैं कहता हूं, ये लोक कला, लोक परंपरा ये आउटडेटेड नहीं है, विज्ञान है। हर जगह पर जाएंगे, आप दरंग में जाएंगे, ग्वालपारा में जाएंगे, कामरूप में जाएंगे, अलग अलग कृष्टि, अलग अलग लोक कला, अलग अलग परंपराएं मिलेंगे। एक दरंग जिले के अलग कृष्टि है, दरंग या कृष्टि बोलते हैं। वह है सुखदानी ओझा, व्यास ओझा, नांगेली गीत, ऐसा अलग अलग प्रकार का नाम है। असम के लोगों को समझ में आएगा, कामरूप में नहीं मिलेगा। ग्वालपरिया गीत कामरूप में, दरंग में नहीं मिलेगा। कामरूपी ढोल बड़ा बड़ा ढोल बजाता है, कामरूपिया धुलिया बोला जाता है उसको। तो कामरूप के सिवाय और कहीं नहीं मिलेगा। अलग प्रकार का ओझापाली, जो विशेष कार्यक्रम पर गाने वाले एक पद्धति है, ओझापाली बोलते हैं, बाहर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको हम अगर गहराई से जाते हैं तो हम देखते हैं ये लोक कलाओं में विज्ञान तो है ही, इसमें आध्यात्मिक और सामाजिक बातें हैं। कुछ न कुछ उत्सव के अवसर पर इसको नृत्य गीत को किया जाता है। इसलिए हम देखते हैं हमारे असमिया भाषा के पहले भी ये भाषा का रूप लिया। इससे पहले फकरा योजना बोलता है इसको। तो सामाजिक जीवन में जो साधारण बात है उसके जरिए लोगों तक पहुंचने का एक पद्धति थी। मान लीजिए कहीं जाने के लिए तैयार हुए तो देखेंगे आज कौन सा बार है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है।
डाकोर वसन समझना तो मुश्किल है, डाक क्या है। एक परंपरागत चलता आ रहा है, एक सामाजिक शिक्षा है। इसलिए जब निकलते हैं तब देखते हैं आज कौन सा बार है, तो बोलते हैं सौ शनि पूबे जाए दूती सको रेती खाए, यानी सोमवार और शनिवार को पूब दिशा की ओर नहीं जाना, कुछ न कुछ अमंगल होने वाला है, लोग जाते नहीं। आजकल तो केले की खेती की बहुत बड़ा और उद्योग बना है। तो कैसे खेती करना, तो कृषक लोगों को समझाता था। अथियात गोबर मनोहरत जाबर पूरत खाए मालभगत चाय। किस प्रकार के केले को किस तरह यत्न लिया जाता है वो एक श्लोक के माध्यम से बताया जाता है। मास स्केल पर आजकल केले की खेती होती है, उद्योग बन गया है। तो पहले लोग बोलते थे तिनिख हाथी जुपा रुबा कौल माहे के पखे के सिकुनाबा तौल पात पसला लाभत पाबा लंकार बनिज हाथत पाबा। यानी कृषि से लेकर रामायण की कथाएं चलती थी, महाभारत की कथाएं चलती थी, साधु कथा स्टोरी, ये एक परंपरा थी जिसके द्वारा समाज के लोगों को संस्कार देने का काम किया जाता था। तो इसलिए आज हम आधुनिक बने हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, पुरानी बातों को हम आउटडेटेड कहते हैं। पूजा पाठ हम करते ही है, खासकर जो कर्मकांड के लोग हैं। पूजा पाठ न मानने वाले लोग असम में भी है, वो भी एक बात को मानता है। जब हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं लोग हंसते हैं, ये एनिमिस्ट है। एनिमिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें जो लोग सब में जीवात्मा देखते हैं, भगवान को देखते हैं। महापुरुष शंकर देव ने भी बोला था कुकुर से गालो गर्दवर आत्माराम, कुत्ता सियार गधे सब में आत्मा है, सब में भगवान है। जत जीव जंगम कीट पतंगम अगनग जगत तेरी काया। सृष्टि में जो भी है उसमें भगवान है, ये अपनी संस्कृति की मान्यता है। इसलिए हम पेड़ पौधों को पूजा करने का पहले से ही पद्धति है। आज सरकार बार बार होर्डिंग लगाती है, कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ लगाओ। क्यों हुआ? 1896 से पहले विश्व के लोगों को मालूम नहीं था पेड़ पौधों में भी जान होता है, उसका भी संवेदनशीलता है। जब सर जगदीश चंद्र बोस ने बोला, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। खास करके विरोधी जो साइंटिस्ट है वो मजाक उड़ाते थे। तो उन्होंने घोषणा कर दिया, मैं प्रमाण करके दिखाऊंगा। तो विरोधी जो वैज्ञानिक लोग थे वो आपस में बातचीत करते थे कि भाई आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कई लोग बोले ऐसे बकवास बातों के लिए हम जाने वाले नहीं है। तो बाद में देखा गया सब के सब विरोधी साइंटिस्ट आ गए थे। वाकायदा जगदीश चंद्र बोस ने स्टेज में जाकर सारे इक्विपमेंट लेकर दिखा दिया, प्रमाण कर दिया कि भाई पेड़ पौधों में भी जान है, पेड़ पौधों का भी संवेदनशीलता है। जो विरोधी साइंटिस्ट थे, पास वाले बैठे वाले उसको पूछते थे तो आपका कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है। जो भी प्रश्न मन में उठता है दूसरे प्रयोग में वो बता देता है। हमारी परंपरा क्या है? जब लोग मरता है तो अपने यहाँ बाहर के भी होंगे पता नहीं, असम में एक परंपरा है, शव जो है वो रातों रात श्मशान में ले जाना चाहिए। सुबह नहीं होना चाहिए, उससे पहले ले जाना चाहिए। अगर श्मशान में ले जाना है, कंधे पे हांगे बोलते हैं उसको, वो बना के लेके जाना है, इसलिए वो बांस से बनता है, तो बांस को काटना पड़ता है। जब बांस काटने के लिए जाता है तो बूढ़े बुजुर्ग उसको बोलता है
वह काटने से पहले ऐसा 3 तालियां बजाओ। क्यों? क्योंकि बांस जो है रात को सोता है, पहले जगा लेना चाहिए। कोई वीआईपी अतिथि आ गया मान लीजिए, कभी तामुल है, पान नहीं है। ये तामुल पान अपनी परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है असम का, तो तामुल देना चाहिए। तामुल है, पान नहीं है। पान मतलब पत्ता। तो रात को पत्ता तोड़ दे जाता है, फिर नमस्कार करके बोलता है वीआईपी अतिथि है, इसके लिए आपको तोड़ना है, क्षमा कीजिए। अर्थात जो कभी किसी स्कूल कॉलेज में न जाने वाले हमारे पूर्वजों को मालूम था पेड़ पौधों में भी जान होता है। विज्ञान है कि नहीं? तिनसुकिया में एक मंदिर है, तिलिंगा मंदिर। विश्वास है लोगों का, तिलिंगा वहां बांधने से मनोवांछा पूर्ण होता है। इतना तिलिंगा बांधा है, तिलिंगा मतलब घंटा। वो बांधते बांधते पेड़ का टहनिया भी टूट गया। तिलिंगा बांधने से मनोकामना पूर्ण होता है कि नहीं होता, ये हमको नहीं मालूम, किंतु किस लिए बांधते हैं? प्रकृति की सुरक्षा। जो कर्मकांडी लोग यहाँ बैठे हैं, अपने पूजा पाठ में 5 प्रकार के वृक्ष लगता है। देखिए आप, 5 के पास चिरहरित है, एवरग्रीन है। जिसको हम अंधविश्वास या आउटडेटेड मानते हैं, हर सब में विज्ञान है। ये जो महापुरुष शंकरदेव ने कहा, ये वेदांत है, सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब में हम भगवान दिखते हैं। ये जो समान परंपरा, समान लोक परंपरा कैसे है? शायद 84 की बात है, 1984 में मैं पूना में था, तो सो रहा था, गहरी नींद में था। 1-1:30 बजे एक भाई साहब आया और हमको जगा दिया, भाई साहब उठिए उठिए। तो रात को 1:30 बजे गहरी नींद में था, तो मैं उठ गया। तो बोले क्या हुआ? कुछ हुआ कुछ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे सोते हैं। क्यों? पश्चिम में सर देना माना है। इसको हम असम में नापाई कहते हैं, नहीं करना। पश्चिम में सिर देना। अभी पता चला पृथ्वी खुद एक चुंबक है, इसलिए शरीर के लिए हानिकारक। ये पूर्वजों को मालूम था, हम तो आज आधुनिक बने हैं। ये कोरोना काल में क्या हुआ? अभी भी गांव में, हमारे लोअर असम में कम, अपर असम में ज्यादा है। बाहर से आएंगे तो कपड़ा उपड़ा बदल कर अंदर जाना, बाहर जाने के लिए अलग कपड़ा होता है। हम तो आधुनिक बन गए, साफ सुथरा रहते हैं। जो स्लीपर बाथरूम में जाता है, वही स्लीपर पाकघर में जाता है, क्योंकि मॉडर्न है। कोरोना ने सिखा दिया है। ये गलत परंपरा नहीं है, ये साइंटिफिक परंपरा है। ऐसे कई बातों को जब हम देखते हैं, ये शुरू हुआ कब, कैसे शुरू हुआ? ये जो सभ्यता के शुरू से बोला था मैंने पहले, जो सोशल साइंटिस्ट कहते हैं, तो सभ्यता के आदिम अवस्था में एक स्तर था, उसको ट्राइबलिज्म कहते हैं। ट्राइबलिज्म यानी घुमंतु। उस समय का जंगलों में फल जीव जंतु जो थे वो खाते थे मार मार कर। जब इस जंगल में खत्म होता है तो दूसरा जंगल में जाता है। तो ऐसे इस जंगल में उस जंगल, जो घूमने वाला जो स्थिति था, उसको ट्राइबलिज्म कहते हैं। बाद में कहते हैं टेरिटोरियलिज्म का स्थिति बन गई, यानी प्रांतीयतावाद। कृषि का जब आविर्भाव हुआ, कृषि के आविर्भाव के साथ लोगों को एक ही जगह पर रहने के लिए बाध्य किया, क्योंकि कृषि का संपर्क जलवायु से था, धूप बारिश से था, किस सीजन पर किस खेती होंगे उसको मालूम करना पड़ता था। तो इसलिए कृषि उद्भावन के बाद लोग एक साथ रहने लगे, रहने के लिए बाध्य हुआ। जब एक साथ रहा
तो मुझे लगता है जो टेरिटोरियलिज्म शब्द का प्रयोग किया है वही हमारे वेद काल में या बाद के काल में उसी को शायद और जनपद कहा होगा। महाभारत शील में हमें सुना जनपद महाजनपद, उस जनपद ही हम गांव कस्बा समझ सकते हैं। तो जब ग्रामीण जीवन शुरू हुआ, अपने आप कुछ नियम बने और वहीं से, और शायद पहले लोगों को लगता था आध्यात्मिक कैसे बना, भगवान के सिवाय, भगवान की है शायद कल्पना भी नहीं होंगे उस समय, क्योंकि एक अलौकिक शक्ति है इसकी तो कल्पना थी। तो इसलिए इस अलौकिक शक्ति को पूजा अर्चना उनको संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नृत्य गीत के साथ शायद ये लोक कला लोक नृत्य, ये हमारा बिहू भी ऐसा ही हुआ। इसलिए शुरू शुरू में बिहू का बहुत विरोध किया था हमारे पहले के जो और ज्ञानी विज्ञानी लोग बहुत विरोध करते थे। आज हम स्टेज पे बिहू देखते हैं, बिहू ऐसा नहीं था। तो इसलिए और एक बात हम देखते हैं, ये जो लोक परंपरा है अभी भी कुछ लोगों ने अब तक सुरक्षित रखा है। इसके पीछे या तो प्राकृतिक या विज्ञान या आध्यात्मिक होता है। अब मन में एक बार विचार कर लीजिए, ये जो स्थानीय लोक कलाएं हैं कब कब किस अवसर पर किया जाता है। ये जो ओझापाली की बात किया मैंने, पूजा विभिन्न पूजा के, दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा से लेकर अलग अलग जो पूजा की पद्धति, उसमें सारा ओझापाली गाया जाता है। इसमें जो आध्यात्मिकता है, इसमें जो विज्ञान है, इसमें जो सामाजिक ज्ञान देने के लिए जो प्रथा ये पहले से चलती आ रही है। तो अपने यहाँ भारत के लोक कला परंपरा इसलिए कहा जाता है कि ग्रामीण जीवन से शुरू हुआ। अब व्याख्याकार इसलिए बोलता है जो ग्रामांचल के या कि दूर दराज जंगल गुफाओं में रहने वाले, आज पहाड़ों में रहने वाले जिनको जनजाति कहते हैं, उस विशिष्ट अंचल के विशिष्ट लोगों ने कुछ विशेष अवसर पर करने वाले जो कलाएं हैं, इसको कहते हैं लोक कला। जो लोग इसको सुरक्षित रखा है, एक परंपरा उन्होंने आज तक चला के रखा है, इसको कहते हैं लोक परंपरा। इसलिए हम अगर देखते हैं, जो मैंने बोला पहले, आज की जो अपनी संस्कृति इस लोक कला लोक परंपराओं से ही पुष्ट हुआ है। तो इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। जो बाहर के लोग कहते हैं, बाहर के मतलब अलग विचारधारा के लोग जो कहते हैं भारत में विविधता है, विविधता है। हमने भी 5-6 में भूगोल में पढ़ता था, विविधताओं में एकता। बाकी तो सब बोलते थे, कहीं गर्म कहीं ठंडा, कहीं के लोग काले कहीं के लोग गोरे, पहनावा अलग अलग होता है, खान पान अलग अलग होता है, फिर भी एक है। फिर भी क्यों एक? इस बात को हमको समझ में नहीं आया था। क्यों एक? अपने संस्कृति के कारण एक। जो सब में भगवान को देखने वाला सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस मूल अपनी संस्कृति में ये मूल चिंतन है। असम में अगर किसी के घर अपना पैर लग गया तो हम नमस्कार करते हैं, केवल असम में नहीं करते। गुजरात में भी पैर अगर लग जाता है तो भी नमस्कार करता है, क्योंकि सब में भगवान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म कुकुर से गलो गर्दवरात्मा राम। क्या महापुरुष शंकरदेव, उन्होंने जो अपने असम को नए सिरे से जोड़ने के लिए, नए सिरे से निर्माण करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के वाद्य तैयार किए, अलग अलग प्रकार के गीत लिखे, जैसे बरगीत भारत के हर कहीं नहीं है, तो बरगीत में क्या है? आध्यात्मिकता है। ये अपनी
जो भारतीय जीवन मूल्य है, शाश्वत जीवन मूल्य, जो पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, इस जीवन मूल्यों को संजोए रखने का जो प्रोसेस था पहले से ही चल रहा है, इसको बोलते हैं लोक परंपरा। केवल इसमें ही नहीं, बीच में एक खेल आया, अटिया पटिया कहते हैं, तो हमको सिखा रहे थे अटिया पटिया ऐसा है। अटिया पटिया शायद महाराष्ट्र का शब्द है, तो हमने कहा ये तो असम का रेदी है, गांव गांव में खेला जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इसको दरियाबंद कहते हैं। अर्थात अपने व्यावहारिक जीवन में जो जो भी हम व्यवहार करते हैं वो भी पूरे भारत के एक है। निकलते समय कौवा देखा तो क्या हुआ, पीछे से कोई निकलते समय पीछे से कोई आवाज देकर बोला तो क्या होता है, सब में एक समान, इसके पीछे एक समान विचार है। निकल गया घर से, पीछे से कोई बोलाया, फिर हम पूरा वापस आते हैं या तो जाते ही नहीं। बात साधारण है कि ये सांस्कृतिक एकता का एक आधार है। इसलिए लोकमंथन द्वारा इस परंपरा को पुनर्जीवित करके पूरे भारत में एकता स्थापन करने के लिए भारत के जो शाश्वत जीवन मूल्य है, इसके द्वारा लोगों में जागरण लाने के लिए भारत को पूरे विश्व के अंदर एक प्रतिष्ठित राष्ट्र बनाने के लिए, जो आज पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, पूरा विश्व को भारत नेतृत्व दे, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये लोक परंपरा को बचाए रखना आवश्यक है। ये काम लोकमंथन कर रहा है। जो व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हम जब यहाँ जो जो व्यवहार करते हैं, केरल के लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम मदान हो गए, साधारण सी बात, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि इसके आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। इसके लिए आप लोग उत्कंठित हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग राज्यों के लोककला प्रदर्शन होने वाला है। ये जो सामूहिक परिवार की, यौथ परिवार जिसको कहते हैं, बात करते हैं, आज नैनो परिवार बन गए हैं। ये नैनो परिवार बनने के कारण ही आज संस्कार का अभाव हुआ है। संस्कार देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पहले समाज के लोग संस्कार देने का काम करता था। कोई गलत काम करता था, पहले माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी सब थे घर में, एक परिवार था, संयुक्त परिवार था। कुछ भी गलत करता है तो सुधार देता था। केवल परिवार में ही ऐसा नहीं, बाहर भी कोई गड़बड़ करता है तो 2 थप्पड़ लगाता है बच्चों को। अगर माँ को वो महिला बोलती है कि तुम्हारा बच्चा ऐसा गड़बड़ किया है, 2 थप्पड़ लगाया। माँ भी बोलती थी, हाँ आजकल ये बदमाश हो गया है, अगर भी बदमाश कर गया उसको पूरा, आज करके देखे, मेरा बच्चा कुछ भी करे तुम्हारा क्या आता जाता है, सीधा पुलिस थाने पहुंचेगा। यानी बचपन से, शिशु काल से संस्कार देने का काम न केवल परिवार के लोग करता था, समाज के लोग भी करता था। आज वो स्थिति नहीं है। वो एक परंपरा थी संयुक्त परिवार की, आज नहीं है। हम नैनो परिवार बन गए। अब जो कुछ भी बात सोचिए आज, उसका जो शुरुआत हुआ तो मानव सभ्यता के विकास के साथ अपने जो समाज के हमारे चिंतन करने वाले लोग थे, वही लोग इस कला को, इस संस्कृति को, इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आज तक हम मॉडर्न तो बन गए, किंतु उसी परंपरा का ये मॉडर्नाइजेशन रूप है। इसलिए हम इसको भूलना नहीं चाहिए। लोक मंथन के द्वारा, इसके पहले रांची में, भोपाल में हुआ था, ये तीसरा असम में हो रहा है। ये अपने पूरे पूर्वांचल के लिए गौरव की बात है। और इस बार जो थीम लिया है वो भी अपने पूर्वांचल के हर्ष और आनंद की बात है। इसलिए लोकमंथन केवल कार्यक्रम में सीमित न रहे, नृत्य गीत में ही सीमित न रहे,
ये लोक मंथन का जो उद्देश्य है वो अपने हर परिवार में हर व्यक्ति तक जाए, अपने व्यवहार में उसको लाए, उसके लिए लोक मंथन है। ये तो एक कार्यक्रम है और इसके जरिए हम भारत के पूरे देश के अपने राष्ट्रीयता के अपने राष्ट्रीय जीवन मूल्यों को पुनरुद्धार कर सकते हैं। तो इसके कारण मैं सभी से निवेदन करता हूं, इस कार्यक्रम में तो हम हैं, किंतु इसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, इसको हम अपने जीवन में, अपने परिवार में ले जाए, व्यक्तिगत व्यवहार में लाए, तब भी ये लोकमंथन का कार्यक्रम सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। आरएसएस असम क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख श्री तीर्थंकर दास कलिता जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अभी मैं राजीव दत्ता, जनरल सेक्रेटरी टीम लोक मंथन की तरफ से दरख्वास्त करता हूं, जो हमारे चीफ गेस्ट है श्री बिमल बोरा, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, पब्लिक एंटरप्राइज एंड कल्चरल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ असम, उनको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। राजीव दत्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर महाराजा लाइशंबा सनाजोबा, जो मणिपुर से है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा। सर, हम आपके विचार जानना चाहेंगे। सभी को नमस्कार। At the very outset of inauguration of cultural evening of Lok Manthan 2022 and the inauguration of exhibition, I show my respect and regard to today's chief guest Sri Bimal Boraji, Honorable Minister of Industries and Commerce and Public Enterprise and Cultural Affairs, Government of Assam, and the distinguished guest Sri Tirthankar Das Kalitaji, RSS Assam Kshetra Bauddhik Pramukh, and all the invitees present here, and today's cultural performer, Miss Manka Mayang Lambam. She is from my state, Manipur, and one of the famous folk singers of not only Manipur, but India and abroad also, and Nil Akash and the friends of media. First of all, I express my gratitude to Prasanna Parwa for extending invitation to me for Lok Manthan 2022 held at Srimanta Sankardeva Kalakshetra, Guwahati, Assam, from 21st to 24 September 2022 on the theme Lok Parampara. As we all know that India is a very vast country, from Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Manipur. We have different people speaking different languages, following different cultures and traditions, and practicing hosts of different religions. Lok Manthan, the sons of the nation, is a journey embarked upon by Prasanna Parwa to seek the cultural and the traditional treasures hidden in the various corners of our country. It is that intended journey which would provide a chance to all ethnic groups and communities to bring forth their traditional knowledge in various spheres which are entwined in their cultural practice.
It is a platform to all thinkers and practitioners for whom the national interests are primary. This is an attempt to connect intellectuals and practitioners in connecting the present to the past and thus creates a future which can secure our cultural heritage. The journey of Lok Manthan by Prasanna Parwa was started in 2016 and has evoked good public response. Lok Manthan was held in Bhopal 2016 with the theme Decolonizing Indian Minds, and in Ranchi 2018 with the theme Bharat Bodha Jan Gan Man, and this time it is held here in Guwahati, Assam with the theme Lok Parampara by Prasanna Parwa in collaboration with Intellectual Forums of Northeast IFNE. The reasons why the theme Lok Parampara is given to the Lok Manthan 2022 held at Guwahati, Assam are the Northeast region have unparalleled ethnic diversity with 270 ethnic groups and 185 linguistic groups or more. And all of them have unique lifestyle, food habits, traditions, customs, and different ways of life. And many of them are in danger as the various socio-economic groups and NGOs in the name of socio-economic development are jeopardizing their cultures. It is high time to showcase, conserve our ethnic heritage and start the process of conservation. When we understand each other's culture and tradition, the binding becomes more tightened. To enhance this tightening, we need to know the different folk cultures, songs and dance of different regions because the folk culture is the soul of a community, but we believe that Lok is beyond folk and more powerful, more inclusive in the civilizational and the cultural context. Lok in Sanskrit means seeing, holding, and perceiving, etc. It is more than people, it includes our surrounding environment, even the purpose of life. Hence, we prefer to use the term Lok instead of folk. Lok Manthan, as expressed by the theme, is the learning of the Lok and tradition of the society, and as in the Puranas tell, nectar or Amrita was immersed at the end of the journey. We will be able to find the unity in diversity, just like Amrita was found in the Samudra Manthan. This Lok Manthan is a very timely effort to showcase, preserve, and conserve our ethnic heritage. The Northeast India is a living example of ethnic and linguistic diversity. And I hope an understanding shall be emerged later on. I want to express my thanks to Prasanna Parwa for embarking this journey and for their attempt to connect intellectual and practitioner with past and present to bring a harmonious whole. Without culture, human civilization is meaningless. At any cost, we have to preserve our cultural heritage. Lastly, I wish this venture of Lok Manthan on the theme Lok Parampara a success, and the journey will certainly get the desired result. I express my gratitude to the organizer of this noble objective. And with these few words, I conclude my speech. Thank you. Jai Hind. We really like to thank you, our guest of honor, Maharaja Lakshamba Sanajoba from Manipur, Honorable Member of Rajya Sabha. Now, may I request our chief guest, Sri Bimal Bora, Honorable Minister of Industries and Commerce, Public Enterprises and Cultural Affairs, Government of Assam. So, we'd like to also hear your thank you, sir.
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ এই প্ৰাংগণত আজি যি বৰ্ণাঢ্য ৰূপত ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ উপস্থাপনেৰে এক বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে লোকমন্থন। লোকমন্থনৰ সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট পৰম শ্ৰদ্ধাৰ তীৰ্থাংকৰ দাস কলিতা ডাঙৰীয়া, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ বিশিষ্ট অতিথি মহাৰাজ চানাজবা লেনচাইম্বা, আজিৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চত উপবিষ্ট গুণী জ্ঞানী বিদ্যত পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকল, জয়তে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাই অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ গীতৰ এটি ফাঁকিৰে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি বন্ধু কি ছন্দেৰে সমাগত বিৰাত নৰ নাৰায়ণ ৰূপ, নৰ নাৰায়ণ ৰূপ। নৰ নাৰায়ণ ৰূপী সংস্কৃতিৰ সেৱক ৰূপী আপোনাৰ হ'বৰ সন্মুখত সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ক'বলৈ যোৱাটো মোৰ বাবে কঢ়িয়াব নোৱাৰা বুজা সদৃশ। তথাপিও যি দায়িত্ব উদযাপন সমিতিয়ে অৰ্পণ কৰিছে সেই দায়িত্ব আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে ভক্তিভাৱেৰে গ্ৰহণ কৰি দুআষাৰ কথা ক'বৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে তেওঁৰ গীতৰ মাধ্যমেৰে সমগ্ৰ অসম আৰু ভাৰতৰ বিষয়ে কৈছে যে মোৰ এই ভাৰতৰে, মোৰ এই অসমৰে চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি। মহান মনীষীগৰাকীয়ে সংস্কৃতিক সুন্দৰৰ সতে ৰিজাই থৈ গৈছে। তেখেতে আকৌ সেয়ে কৈছে যে সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰি মাতে, সেয়েহে ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে। সংস্কৃতি সুন্দৰৰ প্ৰতীক। সেয়ে কোৱা হয় সত্যম শিৱম সুন্দৰম। সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজ, আমাৰ জনজীৱন, আমাৰ ইতিহাস, আমাৰ পৰম্পৰাক আমি বিচাৰি পাওঁ, আমি চিনি পাওঁ। এই সাংস্কৃতিক প্ৰবাহিত এই গতিধাৰাত সংস্কৃতি প্ৰবাহমান হৈ থাকে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ। সময়ৰ সোঁতত তাত হয়তো কেতিয়াবা আঁচোৰ পৰে, কিন্তু সেয়া বিকৃত হ'ব নোৱাৰে। সময়ৰ সোঁতত চিৰপ্ৰবাহিত এই ফল্গু ধাৰাত সংস্কৃতি কেতিয়াবা ক'ৰবাত আঁচোৰ পৰিব পাৰে, কিন্তু যুগে 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 সংস্কৃতিৰ নিজস্ব চিন্তা, নিজৰ ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰি আমাৰ সমাজ জীৱনক সদায় এক গতিশীলতা প্ৰদান কৰি আহিছে। ৫,০০০ বছৰীয়া ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে ৫,০০০ বছৰীয়া ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে আমাক সেই শক্তিশালী অনুভৱ, সেই শক্তিশালী উপলব্ধি আজিকো প্ৰতি দি আহিছে। আৰু মই ভাবোঁ বিভিন্ন বৈচিত্ৰতাৰ মাজেৰে শক্তিশালীভাৱে নিৰ্মাণ হোৱা এই ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিক তুলি ধৰিব পৰাকৈ লোকমন্থনৰ যি আয়োজন, নিঃসন্দেহে এটা অতি মহৎ কাৰ্য আমি সমাপন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আজিৰ পৰা 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই পবিত্ৰ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰাংগণত এই অনুষ্ঠান হৈছে। দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বৰ্ণাঢ্য ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বসকল ইয়াত আহি সমবেত হ'ব। আৰু কেৱল মাত্ৰ সমবেতই নহয়, সেইসকল বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ মাজত ভাৱৰ বিনিময়ৰ লগতে ইয়াত প্ৰদৰ্শিত হ'ব আমাৰ ইতিহাস, আমাৰ যুগজয়ী
কালজয়ী পৰম্পৰাও। সংস্কৃতি বুলি ক'লে কেৱল নৃত্য গীতেই সংস্কৃতি এনে নিশ্চয় নহয়। সংস্কৃতিৰ পৰিসৰ ব্যাপক। ব্যাপক ৰূপত আমি আমাৰ সংস্কৃতিক তুলি ধৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ইতিহাস আমাৰ আছে। সেই ইতিহাস আমাৰ আছে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ৫,০০০ বছৰৰ সেই যি ধাৰা, সেই ধাৰাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আজিৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিতকৈ বহু আগৰ চিন্তাৰ এনেধৰণৰ বহু শক্তিশালী ধাৰণা এইখন সমাজত আছিল। এটা জাতিৰ আচাৰ, শক্তিশালী ব্যৱহাৰ, খাদ্যাভ্যাস, পোচাক পৰিচ্ছদ, দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা এই সকলোৰে বৰ্ণাঢ্য ৰূপ লৈ আমি ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে আৰু সেয়েহে আমাৰ সংস্কৃতিৰ যি পৰিসৰ সেই পৰিসৰ ব্যাপক আৰু বিস্তৃত। বহু ভাষা ভাষী, বিভিন্ন ধৰ্মমত, ভৌগোলিক পৰিৱেশ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰতাৰ মাজতো আমি ঐক্যতাৰ টান আমি সংস্কৃতিৰ মাজত বিচাৰি পাওঁ। ভৌগোলিক অৱস্থান সাপেক্ষে আমাৰ আচাৰ আচৰণ বদলি হ'ব পাৰে। জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমাৰ মনৰ অনুভৱ উপলব্ধি বদলি হ'ব পাৰে। কিন্তু আমাৰ ভাষাৰ বৈচিত্ৰতা থাকিলেও, ভাষাৰ ব্যৱধান থাকিলেও, পাৰ্থক্য থাকিলেও, চিন্তাৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও কিন্তু সংস্কৃতি এনে এক বিষয়, সংস্কৃতি সকলোকে শক্তিশালী ৰূপত একত্ৰিত কৰাত সহায় কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে আমাৰ অসমো বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষীৰে পৰিপূৰ্ণ এখন ৰাজ্য, বিচিত্ৰতাৰ মাজত এক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ এখন ভূখণ্ড। আৰু সেইবাবে পণ্ডিত ডিম্বেশ্বৰ নেওগ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ এটা কবিতাত গাইছে যে অসমখন যেন ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ক্ষুদ্ৰ টাঙৰণ। আহোম, কোচ, মেচ, কছাৰী, বড়ো, ৰাভা, তিৱা, কাৰ্বি, লালুং, চুতীয়া, মিকিৰ, চাহ জনজাতি, দেউৰী, মৰাণ, মটক বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰে পৰিপূৰ্ণ আমাৰ এই দেশ। আৰু সেয়েহে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে তেখেতৰ গীতত গাইছে যে নানা জাতি উপজাতি ৰহণীয়া কৃষ্টি, আঁকোৱালি হৈছিল এই সৃষ্টি, এই মোৰ অসম দেশ। অসমৰ আজিৰ যি পটভূমি, এই পটভূমিক শক্তিশালী কৰি থৈ গৈছে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই। সাতৰাজ জিনি একৰাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমৰ সমন্বয়ৰ ভেটি গঢ়ি থৈ গ'ল। শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাই সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে সেই সমন্বয়ত নতুন ৰূপ প্ৰদান কৰি থৈ গ'ল। ইয়াৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰ সমন্বয় সাধন হ'ল। অসমীয়াৰ বহু এনে শব্দ আছে যি বড়ো শব্দৰ বা অন্যান্য জনজাতীয় ভাষাৰ লগত ভাষাৰ পৰা অহা। ঠিক এই আমাৰ বড়োৰ বৈশাখু, বাগৰুম্বা, বিহু, বহাগ বিহু ইত্যাদি ইটোৰ লগত সিটোৰ আমাৰ যেন অভিন্ন সম্পৰ্ক। সংস্কৃতি আমি জানো ইজনে সিজনক ওচৰ চপাই আনে, মিলনৰ সাকু গঢ়ে। সেই কেতিয়াও স্থবিৰ নহয় এক চিৰ প্ৰবাহমান বুৱতী নৈ, যিয়ে এটা জাতিক আত্মপৰিচয় দিয়ে। আৰু আমাৰ এই যি লোক পৰম্পৰা, লোক যি সংস্কৃতি, পূৰ্ব পৰম্পৰা অনুসৰি চলি থকা আমাৰ এই সাংস্কৃতিক বিচাৰ, আমাৰ চিন্তা, লোকবিশ্বাস, পৰম্পৰা এইসমূহক যাতে আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব পৰা যায়, লোক সংস্কৃতিক, লোক চিন্তাধাৰাক, লোকবিশ্বাসক, সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰেও ৰাজ্যখনৰ সকলো জনগোষ্ঠী আৰু সাংস্কৃতিক বৈভৱৰ সংৰক্ষণ, প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি বিভাগ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডিজিনিয়াছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ নামৰ এক ডিপাৰ্টমেণ্টো আমি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে। সাংস্কৃতিক বৈভৱেৰে সমৃদ্ধ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ পৰা ৰীতি নীতি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পৰম্পৰা, ধৰ্ম, মত, বিশ্বাসক আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে এই ডিপাৰ্টমেণ্ট, এই বিভাগ আমাৰ চৰকাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে নিশ্চিতভাৱে আমি লোককলা, লোকশিল্প,
লোকগীতৰ সংৰক্ষণ প্ৰসাৰ ইত্যাদিসমূহ আমি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। এই বিভাগটোত পুৰাতত্ত্ব আৰ্কলজি, সংগ্ৰহালয়, মিউজিয়াম, বুৰঞ্জী আৰু প্ৰাচীন যি তথ্য অধ্যয়ন, হিষ্টৰিকেল এণ্ড এণ্টিকুৱেৰিয়ান ষ্টাডিজ, এইকেইটা সঞ্চালকালয়ো তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব। মই ভাবোঁ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে, এই বিভাগটোৱে পূৰ্ণতা পালে বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰিত হৈ থকা আমাৰ লোকবিশ্বাস, লোক পৰম্পৰা এইসমূহক আমি শক্তিশালী ৰূপত আমি আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। সংস্কৃতি অবিহনে এটা জাতি কেতিয়াও জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে, কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। আৰু এই সংস্কৃতিয়ে আমাৰ পৰিচয়, আৰু এই সংস্কৃতিক আমি শক্তিশালী ৰূপত আমি তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস আমি কৰিবই লাগিব। এই চৰকাৰ, এই ৰাইজ, এই বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন, সমাজখনক ভাল পোৱা সংগঠন সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে আমি আগুৱাই নিব লাগিব। সংস্কৃতি এনে এক বিষয়, ই কেতিয়াও সমাজৰ অবিহনে সম্ভৱ নহয়। গতিকে এই লোকমন্থনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিক তুলি ধৰি নতুন প্ৰজন্মৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ যি প্ৰয়াস কৰা হৈছে, নিশ্চয় এই প্ৰয়াস অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ সমাজৰ কাৰণে। কাৰণ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছু অভিযোগ দিয়া যায় নতুন প্ৰজন্মৰ ওপৰত। নতুন প্ৰজন্মক কোৱা যায় আজিৰ প্ৰজন্মই পুৰণিক আঁকোৱালি লৈ আগবাঢ়িব নিবিচাৰে। ভুলটো কাৰ? আমি নতুনক ভুল দিম নে আমি অগ্ৰজসকলে নতুনক প্ৰকৃত পথেৰে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে বাট মোকলাই দিব পৰাকৈ যে আয়োজনৰ প্ৰয়োজন, সেই আয়োজনৰ পৰা আমি বিৰত হৈ থাকোঁ। মই ভাবোঁ এই সমগ্ৰ আয়োজনে এনেধৰণৰ চিন্তাকো ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমৰ বিভিন্ন কোণত সিঁচৰিত হৈ থকা সাংস্কৃতিক প্ৰাণ ৰাইজৰ মনতো নতুন চিন্তাৰ বীজ ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। যিয়ে নহওক, আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমাক মাতি অনাৰ কাৰণে আমি কৃতজ্ঞতাৰে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱে পঞ্চদশ সখীতাকে কৈ গৈছে যে ধন্য ধন্য কলিকাল, ধন্য নৰতনু ভাল, ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিশ। আমাৰ জীৱন এই পবিত্ৰ ভাৰত ভূমিত আমি জন্মগ্ৰহণ কৰি আমি নিজকে ধন্য বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। পৃথিৱীত এই জীৱ জগতত বহু ভগৱানৰ সৃষ্টি আছে। গছ গছনি, লতা লতিকা, তৰু তৃণ, পোক পতংগ, এই সকলো সৃষ্টিৰ ওপৰত মানুহৰ জীৱনক আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কওঁ। আৰু আমি মানুহ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰি আমি নিজৰ জীৱনটোক আমি ধন্য মানিছোৱেই। তাৰ লগে লগে এনেকুৱা এক ভূমিত আমাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিলোঁ যি ভূমিৰ স্পৰ্শৰে আমাৰ জীৱনবিলাকো ধন্য হৈছে। সেইকাৰণে গুৰুজনাই কৈ গৈছে ধন্য ধন্য কলিকাল, ধন্য নৰতনু ভাল, ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিশে। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ যি ইতিহাস, ভাৰতবৰ্ষৰ যি প্ৰাকৃতিক বৈচিত্ৰতা, ভাৰতবৰ্ষৰ যি ইতিহাস, প্ৰাকৃতিক বৈচিত্ৰতা, সাংস্কৃতিক চেতনা, ইয়ে আমাক সকলোকে ধন্য কৰিছে। ইয়াৰ যি সৃষ্টি, আজি জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ পৰা আয়ুৰ্বিজ্ঞানলৈকে, তাৰকা মণ্ডলৰ লগত যোগ সাধনালৈকে, আত্মাৰ পৰিতৃপ্তিৰ পৰা শৰীৰ তত্ত্বলৈকে এনে কোনো বিষয় নাই মানৱ জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত হৈ থকা এনে কোনো বিষয় নাই যিটো বিষয় এই পবিত্ৰ ভাৰত ভূমিত চৰ্চা হোৱা নাছিল। আৰু যিয়ে আজি প্ৰতি মুহূৰ্তত প্ৰাসংগিক ৰূপত আজি আমাৰ চকুৰ সন্মুখত এইসমূহ বিষয় আজি ধৰা পৰিছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ প্ৰতি এটা আহ্বান জনাইছিল। ৰাষ্ট্ৰসংঘত ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত কেতিয়াও কোনো প্ৰস্তাৱ গৃহীত হোৱাৰ নজিৰ নাছিল। ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেখেতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত কৈছিল যে যোগক ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা ডে হিচাপে পালন কৰিব লাগে, যোগ দিৱস, ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডে। আৰু
আৰু সমগ্ৰ বিশ্ব সম্প্ৰদায় এই কথাত একমত হ'ল মাত্ৰ 3টা মাহৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত যোগক ইণ্টাৰনেশ্যনেলি যে আমি চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে সেই প্ৰস্তাৱ গৃহীত হ'ল আৰু 21 জুন তাৰিখৰ পৰা সেই কাৰ্যসূচী চলি আহিছে। এই যে জীৱনৰ শান্তি, জীৱনটোক আমি কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যাম, এই বিষয়ৰ আচল যি তত্ত্ব আত্মা আৰু শৰীৰ, সেই আত্মা আৰু শৰীৰৰ সেই আচল তত্ত্ব সেই যুগৰ ভিতৰত সোমাই আছে। সেই বিশ্ব সম্প্ৰদায়ে আজি স্বীকাৰ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছে, কাৰণ মনৰ প্ৰশান্তি যোগ সাধনাৰ জৰিয়তে আমি পাব পাৰোঁ। আজি বিশ্ব সম্প্ৰদায় সেই কথাত একমত হৈছে। এনেধৰণৰ বহু বিষয় আছে, যিবিলাক বিষয় মই ভাবোঁ এইকেইদিন লোকমন্থনৰ এই কাৰ্যসূচীসমূহত চৰ্চা হ'ব আৰু এই চৰ্চাৰ জৰিয়তে বহু নতুন নতুন চিন্তা সমগ্ৰ সমাজখনলৈ আমি আগুৱাই দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। বিশেষ দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য মই নাৰাখোঁ। সদৌ শেষত আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিকতাৰে মই শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জনাই এটি সৰু কবিতাৰে আজি মোৰ ওপৰত দিয়া যি দায়িত্ব সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ। শিল্পী মই তিনিও কালৰ, অতীতৰ, বৰ্তমানৰ, অনাগত ভৱিষ্যতৰ, আদিতেই যাত্ৰা কৰি অনাদিলে যাওঁ, ধ্বংসৰ মাজেদি ৰূপান্তৰেদি ৰূপ পাই নৱতম সৃষ্টিৰ শলিতা জ্বলাওঁ, নৱতম সৃষ্টিৰ শলিতা জ্বলাওঁ। নমস্কাৰ। We really like to thank our Honorable Minister. Now, I request all our guests, our guest of honor, our chief guests, and our distinguished guests to kindly take their respective seats and enjoy the rest of the evening. And I also request our organizing team to kindly escort them to their seats.